नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और बड़ी खबर इस वक्त की। एनएसई की एमडी एंड सीईओ चित्रा रामकृष्णा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चित्रा की जगह एनएसई के कंपनी सेक्रेटरी जे रविचंद्रन को अंतरिम एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। मौजूदा बोर्ड से मतभेद चित्रा के इस्तीफे की वजह माना जा रहा है। रविचंद्रन एनएसई के कंपनी सेक्रेटरी हैं, जिनको इंटरिम कार्यभार सौंपा जा रहा है। एनएसई वाइस चेयरमैन रवि नारायण से मतभेद की वजह से चित्रा रामकृष्णा का इस्तीफा हुआ है। एनएसई का आईपीओ लाने के पक्ष में नहीं थी चित्रा, और जबकि एनएसई के दूसरे शेयर होल्डर्स की ओर से आईपीओ लाने का दबाव बताया जा रहा है कि था। दूसरी वजह एनएसई के सीईओ सुब्रमण्यन आनंद की नियुक्ति का भी है। बोर्ड ने सुब्रमण्यन आनंद की नियुक्ति पर ऐतराज जताया था और अक्टूबर में हटा दिया था। सुब्रमण्यन आनंद की सैलरी करीब 4 करोड़ रुपए थी, जिसे लेकर सेबी ने भी सवाल उठाए थे। चित्रा ने ही सुब्रमण्यन को सीईओ के तौर पर तैनात नियुक्त किया था। और इसके अलावा डार्क फाइबर केस को लेकर भी एनएसई के मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि सेबी की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने एनएसई मैनेजमेंट की लापरवाही पाई थी। तो एनएसई की एमडी एंड सीईओ चित्रा रामकृष्णा ने इस्तीफा दे दिया है। बोर्ड से मतभेद की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और अब बात टू व्हीलर्स की बात करते हैं। या सबसे पहले मारुति की बात कर लेते हैं। दिसंबर का महीना शुरू होते ही ऑटो कंपनियों ने कारों की खरीद पर डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, और डिस्काउंट की शुरुआत मारुति ने की है। मारुति ने अपनी सभी गाड़ियों के दाम 10,000 से 50,000 रुपए तक घटा दिए हैं। मारुति ने सियाज के दाम 20,000 रुपए, स्विफ्ट के दाम 18,000 और डिजायर के दाम 25,000 रुपए तक घटाए हैं। जानकारों के मुताबिक दिसंबर के महीने में बिक्री बढ़ाने के लिए दूसरी कार कंपनियां भी गाड़ियों की कीमतें घटा सकती हैं। आपको बता दें कि नोटबंदी के बावजूद नवंबर में मारुति की बिक्री 12% बढ़ी है। और आइए अब आपको बताते हैं कि मारुति की कौन सी गाड़ी कितनी सस्ती हुई है, क्योंकि मारुति ने अपनी तमाम गाड़ियों के दाम कम किए हैं 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक। तो सियाज की बात करें, जो उनकी प्रीमियम सेडान है, पहले 7,80,000 रुपए तक थी, इसमें 20,000 की कटौती की गई है एक्स शोरूम कीमत। डिजायर की बात करें 5,39,000 थी, अब ये 5,14,000 की एक्स शोरूम कीमत है डिजायर की। स्विफ्ट की बात करें तो 4,87,000 पहले थी, अब इसको 4,69,000 तक इसका दाम घटा दिया गया है एक्स शोरूम कीमत। मेरे साथ दीपक उपाध्याय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। तो दिसंबर इफेक्ट दिखने लग गया है ऑटो कंपनियों के ऊपर, दीपक? बिल्कुल, हर साल हालांकि ये होता है कि दिसंबर में गाड़ियों के दाम जो हैं वो कम होते हैं, डिस्काउंट ज़्यादा होता है, ताकि नए साल का जो मॉडल आने वाला है उसको लेकर जो कंपनियां हैं वो जो दिसंबर महीने में, चूँकि एवरेज कार की बिक्री कम होती है, क्योंकि हर आदमी नए मॉडल को, नए साल के मॉडल को प्रेफरेंस देता है, लिहाजा दिसंबर में बिक्री कम होती है। तो ये बिक्री बढ़ाने के लिए हर साल जो कंपनियां हैं वो डिस्काउंट ज़्यादा देती है, हैवी डिस्काउंट जिसे बोलते हैं वो देती हैं। इस साल भी ये शुरू हो गया, लेकिन ये हर साल की तरह ये जो सेकेंड वीक में शुरू होता है, इस बार ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से ही शुरू हो गया और डिस्काउंट अच्छा खासा है। 60,000 तक का मारुति के ऊपर डिस्काउंट एक बड़ी बात है, क्योंकि मारुति बाजार में लीडर है, और वो अगर इतना बड़ा डिस्काउंट दे रही है तो इसका मतलब सचमुच काफ़ी प्रेशर है इन्वेंट्रीज को लेकर कार कंपनियों पर, और इसी ट्रेंड को आगे बाकी कंपनियां भी फॉलो करेंगी। जी शुक्रिया दीपक आपका। हालांकि जैसा हमने आपको कल भी बताया था कि नोटबंदी का ऑटो कंपनियों की बिक्री पर बहुत असर नहीं पड़ा। मारुति के भी अच्छे नंबर्स आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो दिसंबर इफेक्ट तो दिख रहा है, और अब कंपनियों ने, खासकर मारुति ने 60,000 रुपए तक दाम घटाए हैं, और भी कंपनियां घटाएंगी, जैसा कि लगातार होता है, इससे पहले भी हुआ है, और उस बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब बाजार की बात करते हैं। बाजार में आज पूरे दिन कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। सेंसेक्स 329 और निफ्टी 106 अंक गिरकर बंद हुए। एमएसएस की खबर के बाद भी बैंकिंग शेयरों में कमजोरी रही। सरकारी और प्राइवेट सभी बैंकिंग शेयरों में कमजोरी रही। निफ्टी बैंक ऊपरी स्तरों से 225 अंक गिरकर बंद हुआ। इसके अलावा रियल्टी, मेटल, फार्मा, ऑटो, आईटी और एफएमसीजी शेयरों में भी बिकवाली छाई रही। ऑटो एंसिलरी और टायर शेयरों में जमकर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। इस पूरे हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए हैं। इस हफ्ते ऑटो, कैपिटल गुड्स शेयरों में तेजी रही। मेटल, रियल्टी और ऑयल एंड गैस सबसे ज्यादा पिटे। रजत मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो रजत, आज के कारोबार के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत से ही बाजार पे एक दबाव देखने को मिल रहा था, एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और गैप फिल ही नहीं हुआ बाजार पे। बिकवाली और बढ़ती हुई नजर आई। लेटर हाफ में कुछ रिकवरी जरूर आई जब एमएसएस हाइक होने की खबर निकल गई, लेकिन उसके बाद बाजार फिर से टूट गया और 8100 के लेवल के नीचे बंद होता हुआ नजर आया है निफ्टी।
और अगले हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी, आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी तो कहीं ना कहीं फोकस में रहेगी। उससे पहले कॉशियस हैं ट्रेडर्स, लेकिन वीक क्लोजिंग कहूँगा मैं इस हफ्ते। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स और अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक सबसे ज़्यादा टूटे, और बीपीसीएल तो वैसे ही लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जो कमजोर होता हुआ नजर आया। निफ्टी के लूजर्स हैं ये, लेकिन जो खरीदारी बनी आज जहां निफ्टी पे वो है आयशर मोटर्स। स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए थे, उसके बाद एक तेजी बनी है लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन में। टाटा पावर, आइडिया सेलुलर, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स जो थे वो कहीं ना कहीं फोकस में आते हुए नजर आए। बैंकिंग शेयर्स फोकस में एकदम से दोपहर बाद इसलिए आ गए क्योंकि एमएसएस लिमिट हाइक की खबर निकल के आई और उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर बैंकिंग स्टॉक्स, ऑलमोस्ट सभी बैंकिंग स्टॉक्स पे देखने को मिला। निचले स्तरों से कुछ रिकवरी साफ तौर पर देखने को मिल रही थी, लेकिन ओवरऑल एक तबका जहां पर आज के सत्र में बिकवाली हावी हुई वो था ऑटो पैक। ऊपरी स्तरों पर दबाव इन सभी स्टॉक्स पे देखने को मिला। मिसाल के तौर पे मारुति सुजुकी 3.5% के आसपास टूटा, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स टूटते हुए नजर आए। तो कह सकते हैं कि आज जिस तरीके की ट्रेडिंग हुई है, ज्यादातर जो सेंटिमेंट था वो कहीं ना कहीं वीक था, उसका असर आज मार्केट क्लोजिंग पड़ता हुआ नजर आया। शुक्रिया रजत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। उधर नोटबंदी के बाद बैंकों में आई सरप्लस लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए आरबीआई नया एमएसएस बॉन्ड जारी करेगा। आरबीआई ने 2016-17 के लिए एमएसएस बॉन्ड की सीमा 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 6 लाख करोड़ कर दी है, यानी सिस्टम से 6 लाख करोड़ आरबीआई खींच लेगा। नोटबंदी की वजह से बैंकिंग सिस्टम में 5 लाख करोड़ की सरप्लस लिक्विडिटी आई है। बैंक्स इस सरप्लस लिक्विडिटी से एमएसएस बॉन्ड्स खरीद सकेंगे। बॉन्ड खरीदने से बैंकों को फायदा होगा क्योंकि उन्हें इन पर ब्याज मिलेगा, जबकि सीआरआर पर उन्हें कोई फायदा नहीं होता है। 28 नवंबर को आरबीआई ने सीआरआर 100% बढ़ा दिया था, जो 16 सितंबर से 11 नवंबर के बीच सिस्टम में आई नकदी के लिए था, जिसकी अवधि 13 दिसंबर तक है। इसके खत्म होने से पहले ही आरबीआई ने एमएसएस बॉन्ड की सीमा बढ़ा दी है। यह बॉन्ड 28 दिनों के लिए होगा। आरबीआई को डर है कि सिस्टम में जरूरत से ज्यादा लिक्विडिटी आने से महंगाई बढ़ सकती है, जो इकोनॉमी के लिए खतरनाक हो सकता है। No, the MSS limit, it's basically in the nature of a limit, and the Reserve Bank of India will operate within that limit as per requirement. It's not as if the entire quantum of MSS, the entire quantum is going to be utilized overnight. It will be based on requirement. And with regard to the interest burden, we should be able to absorb it within the budget estimates of this year. और मेरे साथ मुंबई से मेरे सहयोगी ब्रजेश जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, आरबीआई ने एमएसएस बॉन्ड की सीमा बढ़ाई है, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को कि इससे बैंकों की सेहत पर क्या असर पड़ेगा और आम आदमी पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले एमएसएस लाने का मकसद तो मैं ये कहूँगा कि एमएसएस आया है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि रिजर्व बैंक ने जो बैंकों के लिए अतिरिक्त 100% सीआरआर की जो शर्त लगाई थी, ये जो नोटबंदी के बाद जो अतिरिक्त रकम आई थी सिस्टम में, ये अतिरिक्त सीआरआर की जो शर्त है वो हट जाएगी। अब सीआरआर और एमएसएस का अंतर इस तरह से समझिए कि जो सीआरआर है उस पर बैंकों को कोई पैसा नहीं मिल रहा था। बैंकों के पास नोटबंदी के बाद जो भी रकम आई थी वो सीधे सीधे आरबीआई के पास उनको जमा करनी पड़ रही थी, जिस पर उनको किसी भी तरह की कोई कमाई नहीं हो रही थी। लेकिन एमएसएस के तहत क्या है कि एमएसएस के तहत बैंक जो भी सरप्लस लिक्विडिटी है, वो जो भी बिल आएगा, ट्रेजरी बिल आएगा या कैश मैनेजमेंट बिल होगा, उसमें लगाएंगे और उस पर बैंकों को कमाई होगी। तो बैंकों को इस तरह से उस पर कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी क्या है कि बैंकों के पास जो भी डिपॉजिट आया कस्टमर्स का, हमारा आपका जो भी पैसा आया है नोटबंदी के बाद से, बैंकों को उस पर कम से कम 4% ब्याज देना पड़ता है। लेकिन जो वही पैसा पूरा का पूरा जब सीआरआर में जा रहा था तो बैंकों को कुछ भी कमाई नहीं हो रही थी। तो ये बैंकों के लिए एक तो फ़ायदे की बात है। दूसरी बात ये है कि अब ये एडिशनल जो सीआरआर की शर्त थी, ये हटने के बाद एक उम्मीद की जा सकती है कि जो अगली क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, यहाँ पर बैंकों के हाथ खुलेंगे कि वो जो अतिरिक्त नकदी आई है तो उसका फ़ायदा उठाएं और ग्राहकों को उसका फ़ायदा सस्ते ब्याज दर के तौर पर पहुंचाएं। शुक्रिया आपका ब्रजेश इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, एनएसई की एमडी एंड सीईओ चित्रा रामकृष्णन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चित्रा की जगह एनएसई के कंपनी सेक्रेटरी जे रविचंद्रन को अंतरिम एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी तरुण मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण, एकदम से इस्तीफा, क्या वजह रही? तीन बड़ी वजह है एनएसई की एमडी एंड सीईओ जो चित्रा रामकृष्णन के इस्तीफा देने की। पहली बड़ी वजह है कि जो उनका मतभेद बोर्ड के साथ दिखने लगा था जब से अशोक चावला चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे, उसके बाद से अशोक चावला काफ़ी क्लोजली एनएसई की कामकाज को देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये एक चित्रा को रामकृष्णन को खटक रहा था। और दूसरे जो उनके काफ़ी क्लोज जिनको वो लेकर आई थी एक्सचेंज में एज ए सीओओ सुब्रमण्यम आनंद, उनको बोर्ड ने कहा था कि आपको जाना पड़ेगा
जाएगा, क्योंकि उनको 4 करोड़ के आसपास सैलरी दी जा रही थी। लेकिन जो बोर्ड और जो उनका जो अपॉइंटमेंट था वो एक प्रोसीजरल अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, तो ये भी एक बड़ी वजह है उनके, क्योंकि उनकी बात को नहीं माना गया। और डार्क फाइबर का केस भी एक बड़ी वजह यहाँ पे देखने को बन सकता है, क्योंकि डार्क फाइबर के केस में जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है सेबी की, उसने साफ तौर से कहा कि साफ तौर से माना है कि एक्सचेंज को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए था, एक्सचेंज की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। तो ये 3 बड़ी वजह यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो चित्रा रामाकृष्णन है उनका जाने की। मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि 2 हफ्ते पहले ही चित्रा रामाकृष्णन ने अपनी जितनी भी लीव थी, करीबन 18 साल उन्होंने एनएससी के साथ काम किया, वो लीव इनकैशमेंट कराई थी, अपने एलटीए के पैसे निकलवाए थे, करीबन 3.5 करोड़ का विड्रॉल एनएससी से किया गया था। उस समय भी जी बिजनेस ने एनएससी से पूछा, तब उन्होंने कहा था कि ये वो अपना फ्लैट खरीद रही है, इस वजह से इतना बड़ा विड्रॉल हुआ है। लेकिन उसके ठीक 2 हफ्ते बाद उनका चित्रा रामाकृष्णन पहले से इस पूरे मामले यहाँ पे जब वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी प्लान कर चुकी थी अपने इस्तीफे को और उसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। शुक्रिया तरुण आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर है जो आपको बताते हैं। जनधन की आड़ में ब्लैक मनी को व्हाइट करने का गोरख धंधा चल रहा है। स्थानीय नेता और दबंग जनधन खातों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद इन खातों में डिपॉजिट बढ़ता जा रहा है और सरकार सख्त कदम का दावा कर रही है। नोटबंदी के बाद जनधन खातों में डिपॉजिट लगातार बढ़ रहा है, जिससे सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। जनधन की आड़ में ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा है। जनधन खातों में अब तक 72,843 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसमें से 45,500 करोड़ रुपए नोटबंदी से पहले जमा हुए थे, जबकि 9 नवंबर के बाद करीब 27,343 करोड़ रुपए जनधन खातों में जमा हुए हैं। जनधन की आड़ में गोरख धंधा। ब्लैक मनी के इस खेल में लोकल लीडर बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक लोकल एरिया के दबंग भी जनधन के काले खेल में शामिल हैं। गरीबों और मजबूर लोगों को धमकाकर और लालच देकर उनके खातों में बड़े अमाउंट डिपॉजिट किए जा रहे हैं। जनधन पर सख्त सरकार इसे लेकर सख्त कदम उठा रही है। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी शक्तिकांता दास ने ट्वीट किया है कि सरकार काले धन को सफेद करने वालों को नहीं बख्शेगी। सरकार को शक है कि कारोबारियों ने बड़े पैमाने पर करेंसी एक्सचेंज का गलत इस्तेमाल किया है। करेंसी एक्सचेंज का गलत इस्तेमाल। सूत्रों के मुताबिक पब्लिक यूटिलिटी में पुराने नोटों के इस्तेमाल की आड़ में भी काले धन को सफेद किया गया है। सरकार इस मामले में जांच की तैयारी कर रही है। बैंक कर्मियों पर भी सरकार की नजर है। ऐसी आशंका है कि बैंक कर्मचारियों ने जनधन खातों की डिटेल्स लीक की है। उधर आयकर विभाग ने जनधन खातों के गलत इस्तेमाल की जांच शुरू कर दी है। सरहदी राज्यों और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी जनधन खातों का दुरुपयोग रडार पर है। उधर आज आधी रात से 500 रुपए के पुराने नोटों से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी नहीं खरीद सकेंगे आप। एयर टिकट खरीदने के लिए भी पुराने 500 रुपए के नोटों का इस्तेमाल आज आधी रात के बाद बंद हो जाएगा। पुराने 500 नोट के इस्तेमाल से डीजल और पेट्रोल भरवाने का आज आखिरी दिन है। हालांकि दूसरी जरूरी सेवाओं में पहले की तरह ही 15 दिसंबर तक 500 रुपए के पुराने नोट इस्तेमाल किए जा सकेंगे। आज आधी रात से नेशनल हाईवे पर फ्री टोल टैक्स की सुविधा भी खत्म हो रही है। हालांकि हाईवे टोल प्लाजा पर 500 रुपए के पुराने नोट लिए जाएंगे, लेकिन उसी स्थिति में जब टोल चार्ज कम से कम 200 रुपए हो। इससे कम के लिए 500 रुपए का पुराना नोट नहीं लिया जाएगा। साथ ही पुराने नोट से टोल चुकाने के लिए प्रीपेड कार्ड, फास्ट टैग भी आप खरीद सकते हैं। तो आज आधी रात से देश के सभी टोल प्लाजा पर आपको टैक्स चुकाना होगा। नोटबंदी के बाद सरकार ने हाईवे पर टोल फ्री कर दिया था। इस मुद्दे पर जी मीडिया संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने बातचीत की ट्रांसपोर्ट राज्य मंत्री हसमुख अधिया से। सरकार ने पहले मुफ्त में टोल पर सुविधा दी थी, वो सुविधा खत्म हो रही है। अब क्या व्यवस्था आप लोगों ने की है अल्टरनेटिव? 24 दिन के लिए नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा पर हमने रिलैक्सेशन दिया था। उसके बाद जब 2 तारीख को, मतलब आज के मध्यरात्रि के बाद जब हम टोल लेने के लिए टोल लेना शुरू कर रहे हैं, तब हमने पूरी तैयारी की है। कोई भी नेशनल हाईवे के कोई भी टोल प्लाजा पर कोई भी प्रकार की यातायात के लिए असुविधा न हो, मुसाफिर को कोई असुविधा न हो, उसके लिए सभी टोल प्लाजा पर हमने स्वाइप मशीन लगा दिया है, सेंड कर दिया है। और उसके साथ साथ जो फास्ट टैग से मुसाफरी करता है और उसके लिए चिप्स परचेज करनी है, उनके लिए भी हमने टोल प्लाजा पर ही व्यवस्था रखी है। और उसमें 10%
हमने रिलैक्सेशन भी दिया है और जो टोल बूथ पर 200 से ज़्यादा टैक्स है वहाँ पर 500 की पुरानी नोट भी चलेगी। वैसी व्यवस्था करके कोई भी यात्री को कोई भी प्रकार की असुविधा न हो, वैसी व्यवस्था हमने की है। उधर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने बैंकों में कैश की किल्लत पर वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि बैंकों को अभी तक नए 500 रुपए के नोट नहीं मिले हैं और ग्राहक 2000 रुपए के नोट लेने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि बाजार में 2000 रुपए के नोट का छुट्टा नहीं मिल रहा है। यूनियन के मुताबिक बैंकों में 100 रुपए के नोटों की भी भारी किल्लत है। इसके चलते एटीएम में भी पर्याप्त मात्रा में नोट नहीं पहुंच पा रहे हैं। आरबीआई भी बैंकों में पुराने खराब नोट पहुंचा रही है जिससे लोग लेने से इनकार कर रहे हैं। इसके अलावा महीने के पहले हफ्ते की शुरुआत में लोग बड़ी संख्या में कैश निकालने पहुंच रहे हैं और बैंक उन्हें पर्याप्त संख्या में कैश नहीं दे पा रहे हैं। इसके चलते हालात खराब हो रहे हैं और बैंक कर्मचारियों को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा यूनियन ने आरबीआई द्वारा कैश की किल्लत नहीं होने के बयान पर भी सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले यूनियन ने 30 नवंबर को आरबीआई को भी ऐसी ही चिट्ठी लिखी थी। उधर आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास का कहना है कि 500 रुपए के नए नोटों की सप्लाई बढ़ा दी गई है जिससे कैश की स्थिति सुधरने लगी है। The 500 rupee notes have already started coming into the market. They will now the supply of 500 rupee currency notes will increase steadily in the coming days, and that will definitely considerably ease the situation and will help the customers and the members of the public. उधर वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि गोल्ड लिमिट मामले में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। गंगवार के मुताबिक सरकार ने सोने के पुराने नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है। अगर लिमिट से ज्यादा गोल्ड मिला तो उसे इसके स्रोत की जानकारी देनी होगी। सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है कि जो पहले से गोल्ड के संदर्भ में चला आ रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। एक विवाहित महिला के लिए 500 ग्राम, 250 ग्राम और 100 ग्राम पुरुषों के लिए इसमें कोई अंतर नहीं है। और अगर कोई पारिवारिक स्वर्ण आभूषण है उसको भी कोई समस्या नहीं है, पर किसी ने अलग तरीके से अगर इस ढंग से गोल्ड अर्जित किया है तो वो जरूर जवाबदेही की श्रेणी में आने का काम होगा उसका। उधर कोलकाता सचिवालय के बाहर सेना की तैनाती को लेकर ममता सरकार का झूठ बेनकाब हो गया है। ममता बनर्जी के इन दावों की सेना के उन दस्तावेजों ने हवा निकाल दी है जो अब सामने आए हैं। जी मीडिया के पास भी वो चिट्ठियां मौजूद हैं जो सेना ने पश्चिम बंगाल सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस एक्सरसाइज की जानकारी देने के लिए लिखी थी। चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया था कि ये एक्सरसाइज 72 घंटे की है। इन चिट्ठियों पर पश्चिम बंगाल की रिसीविंग की मुहर भी लगी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किस आधार पर ममता बनर्जी ये दावा कर रही थी कि उनकी सरकार की बगैर जानकारी के सेना ने यह एक्सरसाइज की। आज लोकसभा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना पर सवाल उठाने को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। रक्षा मंत्री ने बताया है कि सेना को राजनीति में घसीटना गलत है, यह एक रूटीन अभ्यास है, इसको मुद्दा बनाना सही नहीं है। और क्या यह पूरा मुद्दा आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। टीएमसी ने कहा है कि सरकार सेना का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रही है। सरकार ने कहा कि सेना ने जो भी किया उसकी पूरी जानकारी प्रशासन को पहले ही दे दी गई थी। We would ask Honorable Defence Minister to withdraw army immediately, and if any such exercise is to apply, then government to government negotiation is to be made. आज एक राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार भारतीय सेना के बारे में कहा है उसे मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। मैं वेस्ट बंगाल में कंसर्न ऑफिशियल्स को इसकी जानकारी दी थी। A similar exercise in Eastern Command was carried out in 2015 at the same locations from 19 to 21st November 15. That is last year. You must be aware that we have specific targets and specific informations and data to be collected. On completion of the data collection at Navona, the team was withdrawn last night around 12 o'clock. जी न्यूज के पास वो चिट्ठी है जो सेना ने तैनाती से पहले प्रशासन को भेजी थी। इस चिट्ठी में साफ लिखा है कि 72 घंटे के इस अभ्यास के लिए प्रशासन को इंतजाम करने के लिए कहा गया था। इसमें एक चिट्ठी परिवहन विभाग के प्रधान सचिव को भी भेजी गई थी। उधर राज्यसभा में भी पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर हंगामा हुआ। सरकार की सफाई के बावजूद विपक्ष का शोर शराबा नहीं रुका। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया। हमारा ना जाए
हम उनका आभारी हैं। टीएमसी की तरफ से राज्यसभा में भी पश्चिम बंगाल का मुद्दा उठाया गया। सरकार ने लोकसभा की ही तरह राज्यसभा में असलियत के बारे में जानकारी दी। सरकार की सफाई के बावजूद हंगामा जारी रहा, क्योंकि बंगाल में जो हुआ है कल रात को, आज सुबह तक हिंदुस्तान में कोई राज्य में कभी भी नहीं हुआ, इतिहास में नहीं है। क्यों और कैसे ये किया गया? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई जानकारी नहीं था। Information is given to this house is factually incorrect because the information is such army formats in Eastern Command at local levels are carrying out the routine annual data collection exercise. Now listen. No. Exercise. अरे सुनिए, under the South Eastern Command. सुनिए। हमारी पार्टी आर्मी का सम्मान करती है और जिस भी पार्टी की सरकार होती है तो आर्मी की जरूरत पड़ती है, लेकिन आर्मी तभी आती है जब वो स्टेट की परमिशन ले ले। Stop this. The truth is otherwise. Permission was taken. It is happening every year. It happened this year. It happened last year in the same state. पश्चिम बंगाल का मुद्दा शांत हुआ तो विपक्ष वापस अपने पुराने एजेंडे पर लौट आया और प्रधानमंत्री मोदी से माफी की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू की। बैठ जाइए आप लोग।